हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नई वीडियो जो कि हमारा आज स्टार्ट होने वाला नया चैप्टर जो कि है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट में 2020 में इसमें से 4 सवाल आए थे, तो आप समझना कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। 4 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, हर साल 3 तो होते ही हैं, तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ें सारी कॉन्सेप्चुअल हैं, रटने का बहुत कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको समझना होगा। 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम कोशिका चक्र वाला पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सूत्री विभाजन और पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो ये 3 बार में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर एक चीज़ को दिमागी स्तर पर इमेजिन करना पड़ेगा। अपने दिमाग में आपको क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट, गुणसूत्रों का जो अरेंजमेंट है वो कितने गुणसूत्र कहाँ होते हैं, कैसे हो जाते हैं, सारी पिक्चराइजेशन जो होती है वो आपको इस चैप्टर के अपने दिमाग के अंदर रखनी होती है। ठीक है ना। तो चलिए तो करते हैं वीडियो को शुरू। पूरी एंड तक वीडियो देखना, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। अगर आपको कोशिका वाला चैप्टर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के कोशिका वाले चैप्टर को दे सकते हैं। वहाँ प्ले लिस्ट में आपको पार्ट वाइज चैप्टर मिल जाएगा, 12th क्लास के भी और 11th क्लास के भी। तो वहाँ से हम नीट की जो तैयारी करा रहे हैं वहाँ से आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो कि चैप्टर के रिलेटेड होते हैं वो आपको दूसरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि कोई कोशिका क्यों विभाजन करती है। हमें सबसे पहले यही बात समझनी पड़ेगी कि भाई कोई कोशिका पे ऐसा क्या आ जाता है कि वो विभाजित होती है, वो डिवीज़न करे। ठीक है ना। तो यार देखो, मान लो अगर कोई ग्रोथ, कहीं पर ग्रोथ हो रही है, मान लो हम ही आकार में बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है या फिर कोई पौधा जो है वो बढ़ रहा है, तो उसमें सीधी सीधी बात है कि वो ग्रो कर रहा है और उसके अंदर कोशिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही होगी। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, ये तो ज़रूरत की बात हुई कि भाई ग्रोथ करने के लिए आपको कोशिका का विभाजन चाहिए होता है, लेकिन ये ऐसी क्या बात हुई कि एक कोशिका विभाजित हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, अगर मान लीजिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक कोशिका होती है, सबसे पहले वो अपना आकार बढ़ाती है। प्राथमिक बात यही है कि कोशिका का कोशिका द्रव्य बढ़ता है और केंद्रक का साइज नहीं बढ़ता है, केंद्रक का साइज उतना ही रहता है। कोशिका का कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है और केंद्रक का साइज वही रहता है। तो ये एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक थ्योरी या फिर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, थ्योरी का नाम होता है आपका कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म थ्योरी। और उसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात देखा जाता है। ध्यान रखना, यदि किसी कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात बिगड़ जाए, यदि किसी कोशिका का ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो या फिर इसको कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशो, ये आपका अगर मान लो बिगड़ जाता है तब कोशिका विभाजित होती है। ध्यान रखना, जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उनका KI ज़्यादा होता है और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनका KI कम होता है। अब आपको याद रखना, सवाल पेपर में आता है, अगर किसी कोशिका का KI कम हो जाता है तो कोशिका विभाजित करती है। KI की फॉर्मूला भी होता है KI = वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ केंद्रक का आयतन आपका VN है, VC आपका कोशिका का आयतन है और VN भी केंद्रक का आयतन है। तो इसकी वैल्यू अगर आपकी कम आती है तो कोशिका का साइज ज़्यादा होता है, अगर इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है तो कोशिका का साइज जो है वो आपका छोटा होता है। ध्यान रखना, छोटी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो उस पर अच्छे से नियंत्रण कर पाता है। यदि कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक अच्छे से नियंत्रण नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान रखना, जब इसका आयतन बढ़ जाता है कोशिका का तो इसका सरफेस वॉल्यूम रेशो कम हो जाता है। ध्यान रखना, बड़े आकार की कोशिका का आयतन ज़्यादा होता है
और सरफेस कम होता है, मतलब पृष्ठ जो है इसका वो कम हो जाता है। जितनी बड़ी कोशिका होती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। तो जब किसी कोशिका का सरफेस एरिया कम हो जाए और आयतन बढ़ जाता है तो उस समय कोशिका जो है वो विभाजित होती है, क्योंकि पृष्ठ जो है उसका सरफेस कम हो जाने के कारण जो चीज़ों का आदान प्रदान है वो भी आपका कम हो जाता है। तो ये आप पहले ध्यान रखेंगे, ये कारण है कोशिका विभाजित जब होती है तो कैसा होता है, ऐसा होता है। फिर उसके आगे आप बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, मान लीजिए ये हमारी कोई कोशिका है और इसने पहले अपना आकार बढ़ाया, पहले इसका साइज़ बढ़ा, मान लो इसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है ना। तो और इसके बाद ये विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती है कुछ इस तरह से। तो ये जो इसका शुरुआती फेज है, ग्रोथ करने वाली अवस्था, ये वाली इतनी अवस्था जो है ये विभाजना अंतराल अवस्था है। विभाजनांतराल अवस्था यानी कि दो विभाजनों के बीच की अवस्था है ये। यानी आप इसका मतलब समझो कि ये इंटरफेज है। इंटरफेज विभाजन के बीच की अवस्था होती है। कोई इसको विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज भी कहता है, क्योंकि इस समय कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती, अपना आकार बढ़ा रही होती है, अपने अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ा रही होती है और बीच में कहीं ये अपना डीएनए का द्विगुणन करती है। डीएनए का द्विगुणन मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो भाई डीएनए की कॉपी बनेगी, इस कोशिका का साइज बढ़ेगा, फिर जा कर के वो विभाजित होएगी। ये आप पूरी बात ध्यान रखना। ये वाली अवस्था जिसमें ग्रोथ कर रही होती है इसको विभाजनांतराल अवस्था या फिर इंटरफेज कहा जाता है। और बाद में ये जो विभाजन वाली अवस्था है इसको आप एम अवस्था या एम फेज कहते हैं। तो आगे चलकर हम समझेंगे, ये बात समझेंगे, इम्पोर्टेंट है कोशिका चक्र क्या होता है। तो कोशिका चक्र में जाकर के आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला पैराग्राफ इन्होंने लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़े ही क्यों ना हों, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिनमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जो नई बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं वो नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। मतलब पहले से उपस्थित कोशिका विभाजित होती है। ये तो हमें कोशिका सिद्धांत में भी पता चल गया था कि भाई कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि पहले से उपस्थित कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना बनती है जैसे कि तुम, मतलब हम। तो हम एक ही कोशिका यानी जो हमारा युग्मनज था, जाइगोट था, जाइगोट में असंख्य विभाजनों के पश्चात तुम इतने बड़ी संरचना बन गए हो जिसमें लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके जो ग्रोथ वाला पार्ट है, ग्रोथ वाले पार्ट में आपका सूत्री विभाजन चलता है। अगर जनन वाला पार्ट होगा तो वहाँ जनन वाले में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग अलग होती हैं। पहले हम कोशिका चक्र को जानेंगे, उसके पश्चात हम जो है सूत्री व अर्धसूत्री विभाजनों को समझेंगे। तो आप समझिए एक कोशिका चक्र में जो एक प्रारूपी कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होती है आपकी, मनुष्य की समझ लीजिए किसी की भी, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले पढ़ते हैं लिखा क्या है। देखिए लिखा है कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति, ध्यान से, पहले तो वो डीएनए की कॉपी करेगी, वह कोशिका वृद्धि होती है। तो दो बातें ध्यान रखना, एक कोशिका जो है आपकी विभाजन से पहले ही डीएनए की अपनी कॉपी कर लेगी, प्रतिकृति मतलब द्विगुणन कर लेगी डीएनए का, और कोशिका की वृद्धि कर लेगी। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए की कॉपी होना, कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर
एक संपन्न इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है आपका लगातार चलता रहता है। ग्रोथ करती है कोशिका, डीएनए की कॉपी करती है, फिर विभाजन करती है, फिर यही करती है, फिर कंटिन्यू चलता रहता है। घटनाओं का यह क्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। अब ये जीनोम शब्द आ गया है तो इसके बारे में जो जानना पड़ेगा आपको। देखिए जीनोम क्या होता है। जीनोम होता है अगुणित कोशिका में पाया जाने वाला कुल डीएनए आपका जीनोम होता है। अगुणित कोशिका में जिस कोशिका में गुणसूत्र आपके पेयर में नहीं है, उस कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए टोटल आपका जीनोम कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है, तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतान कोशिकाएं बनाती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है। मतलब क्या है, लगातार जितनी देर तक डिवीजन चलता रहेगा तब तक कोशिका वृद्धि करती रहती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखा है कि जिसमें डीएनए का संश्लेषण भी होता है, वो डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में होता है। देखिए कोशिका चक्र में आगे चलकर आप देखोगे 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, G1, S, G2 और M। तो उनमें से एक विशेष अवस्था जो है वो आपकी क्या है, S होती है। उस S अवस्था के दौरान ही आपका जो डीएनए है वो कॉपी करता है, द्विगुणित होता है और संख्या बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है डीएनए की। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गुणसूत्र आपके जो डीएनए के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर, वो अपनी कॉपी जो करते हैं उनकी वो कॉपी अलग हो जाती है और अलग होकर के आपकी 2 नए केंद्रक बन जाते हैं और फिर 2 नई संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। ये लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ आता है तो आपको ये सही करके आना पड़ेगा कि पूरा कोशिका विभाजन जो होता है वो आपका एक आनुवांशिक घटनाओं के मतलब आनुवांशिक जो आपका जेनेटिक नियंत्रण है उसके अंडर कंट्रोल में होता है। मतलब इसको भी आपका कोशिका के अंदर पाया जाने वाला डीएनए जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस आओ डिवीज़न हो जाओ और कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हवा में कुछ भी। अब अगला आपका टॉपिक है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। देखिए ये बराबर में एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कोशिका चक्र का डायग्राम है, इस पर हम बात करेंगे अभी। पहले ही छोटा सा पैराग्राफ एक बार देख लो। इन्होंने लिखा है कि एक प्ररूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में दिया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ मनुष्य की जो कोशिका है उसका विभाजन दिखाएंगे जो लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। तो ये सवाल है आपसे, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, पूछा जाएगा कि भैया बताइए मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में लगने वाला समय क्या होता है। तो आप बताओगे 24 घंटे होता है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि जीव दर जीव बदलती रहती है। जैसे कि आपको याद करना है फिर यहाँ से ये वाली बात कि ईस्ट के अंदर, ईस्ट आपका एक कोशिकीय कवक है जो कि आपका एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर होता है। तो ये कह रहे हैं ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से डाटा है, ये भी आपको याद करना है। 2 चीज़ें आपको लर्न करने की मिल जाती हैं यहाँ पे। एक तो मिल जाती है आपकी क्या 24 घंटे ये, और दूसरा आपको मिल जाता है ये 90 मिनट। ये 2 बातें आपको याद करनी है कि 90 मिनट में ईस्ट में विभाजन होता है और 24 मिनट में मनुष्य के अंदर। अब कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएँ हैं, एक अंतरावस्था विभाजनांतराल अवस्था या इसी को रेस्टिंग फेज कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था रेस्टिंग मतलब आराम करने की अवस्था, और एक आपकी एम प्रावस्था। एम का मतलब है माइटोसिस, ठीक है, ये सूत्री विभाजन। अब ध्यान रखना पूरा जो मैटर है, पूरा जो कोशिका चक्र है उसमें 95% जो समय है, 95% समय जो है वो आपका
ये इंटरफेज ही ले लेती है। 95% समय इंटरफेज में ही ख़त्म हो जाता है। एम प्रावस्था, मनुष्य की बात कर रहे हैं, एम प्रावस्था लगभग 1 घंटा चलती है। हमारे अंदर आपका मनुष्य में ये 1 घंटा चलती है एम प्रावस्था। अब हम पहले विभाजनांतराल अवस्था जो कि आपकी इंटरफेज है उस पर बात करेंगे। इंटरफेज को कुछ वैज्ञानिकों ने 3 उप अवस्थाओं में बांटा है। 3 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं वो हम फोटो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उससे आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं पेपर में, तो उसको क्लियरिटी से समझेंगे एक एक पॉइंट करके। ये हमारा डायग्राम है जो कि दिखा रहा है G1, S, G2 और M। अब आप समझिए जितना नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से जहाँ तक नीला रंग है वो सारा एरिया आपका इंटरफेज है। इंटरफेज में होता ये है, ध्यान से समझना, मान लीजिए ये आपका M है, ये M फेज है। M फेज आपकी, M अवस्था जो है आपकी, जो असल में कोशिका विभाजन है, M फेज आपका असल में जो कोशिका विभाजन है वो M फेज है, और ये पूरा जो है कोशिका चक्र है। तो भाई M फेज के अंदर 2 केस हैं। केस नंबर 1 तो है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, ये इतना तो है केंद्रक विभाजन यहाँ तक का, और अगला है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो एम प्रावस्था आपकी 2 भागों में बटी है। केंद्रक विभाजन होगा पहले तो, उसके बाद आपका कोशिका का द्रव्य विभाजन होगा, उसके बाद आपकी 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये रही नई बनी 2 कोशिकाओं के पास आगे अगली अवस्था जो है, जो शुरू होती है, वो आपकी इंटरफेज शुरू हो जाती है, विभाजना अंतराल अवस्था शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, जब आपकी कोशिका, नई बनी कोशिका विभाजना अंतराल अवस्था में एंटर करती है तो उसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं वो ढीले होकर के क्रोमैटिन धागे बनना शुरू कर देते हैं। वो ढीले होकर के क्रोमैटिन धागे बनना शुरू कर देंगे और कोशिका आपकी जीवन अवस्था में एंट्री ले लेगी। कोशिका आपकी जीवन में एंट्री ले लेगी। जीवन का मतलब है, आप समझिए, ग्रोथ 1। जीवन का मतलब आप समझ लीजिए गैप 1, ग्रोथ 1, एक ही बात है, ठीक है। तो भाई यहाँ जीवन में कोशिका आपकी एंटर करेगी, जो नई बनी वो इसमें एंट्री कर जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, एंट्री करने पर उनका जो गुणसूत्र ये धागे थे वो गुणसूत्र नहीं रहेंगे, वो क्रोमैटिन बन जाएंगे, ढीले ढाले हो जाएंगे, अच्छे से आराम से वापस से वैसे हो जाएंगे। फिर यहाँ होगा ये कि अब वो नए सिरे से यहाँ पर आरएनए का संश्लेषण शुरू करेगी, प्रोटीन बनाना। ये देखो ध्यान रखना, ये सवाल पेपर में आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। आरएनए बनाना शुरू कर देगी, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, नई प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, जीव द्रव्य को बढ़ाना शुरू कर देगी थोड़ा थोड़ा, जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य बनाएगी, ठीक है, और वृद्धि करना शुरू कर देगी, ठीक है। जीवन अवस्था जो है इसमें कोशिका में लगातार वृद्धि होती रहती है। ध्यान रखना है 10 घंटे की होती है ये हमारे अंदर। 24 घंटे में से 10 घंटे आपका यही चलता है। कुछ किताबों में 9 घंटे, कुछ किताबों में 10 घंटे लिखा। तो ध्यान रखना 24 घंटे में से 10 घंटे का प्रोग्राम जीवन है। जीवन के अंदर कोशिका और क्या करेगी उस पर हमें बात करनी है। देखिए ऐसा है, जो आपकी एस प्रावस्था है, ये एस का मतलब अंग्रेजी में होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण। तो भाई यहाँ पर डीएनए की कॉपी होती है। मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ, डीएनए की कॉपी। जो डीएनए होगा वो अपनी कॉपी करेगा, ठीक है, द्विगुणन करेगा अपना। और डीएनए के द्विगुणन के दौरान कुछ एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सवाल है, डीएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण कहाँ पर होगा? तो आप ध्यान रखोगे, डीएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण जीवन प्रावस्था में होगा। सवाल है, डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण कहाँ होगा? जीवन में होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब
ऐसा है, कब कोशिका जब आपकी जीवन में रहती है, वृद्धि करती है, सक्रिय होती है अच्छे से, तो जीवन के एंड में, आप इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लेना, जीवन अवस्था के एंड में आकर इस पर दो दो भविष्य हैं इसके। एक भविष्य इसका ये है कि जीवन में से या तो ये कोशिका एस प्रावस्था में एंट्री ले ले, आगे चली जाए, या ये कोशिका इसमें से बाहर निकल जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर निकल गई अगर कोशिका विभाजन में से, तो वो जीवन के एंड में निकल के बाहर जाएगी और G0 प्रावस्था में चली जाती है। G0 एक ऐसी प्रशांत अवस्था है, शांत अवस्था है, जिसमें कोशिका आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, मर नहीं जाएगी। सक्रिय कोशिका और विभेदित हो जाएगी, और विभेदित होकर के, विभेदित होना मतलब जो भी कार्य करना होगा उसकी शक्ल की बन जाएगी, वो विभेदित होकर के जो बनाना होगा बना लेगी। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी G0 से वापस आ जाती है जीवन में। भाई अगर विभाजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है ना, नहीं ज़रूरत पड़ी तो बाहर रहेगी। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो परमानेंट G0 में होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूरॉन, यानी आपकी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका आपकी हमेशा G0 में रहती है, मतलब वो वापस विभाजन नहीं करती और शरीर की लंबाई के साथ बढ़ती रहती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तंत्रिका कोशिका G0 में परमानेंट रहती है, शरीर की लंबाई के साथ विभेदित होती रहे, विभाजन मतलब लंबाई बढ़ती रहती है और कुछ नहीं होता। कुछ कोशिकाएं मसल्स में भी ऐसी होती हैं, कुछ कोशिकाएं हृदय की भी ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो G0 में जाती हैं और G0 से वापस आ जाती हैं कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं परमानेंट वापस चली गई तो चली गई, ये बात आप ध्यान रखोगे। यदि कोशिका के अंदर DNA डैमेज है, DNA में कोई प्रॉब्लम है, तो DNA डैमेज चेक, भैया कितना गंदा हो गया, इसे मिटा देता हूँ ज़रा। DNA डैमेज चेकिंग कहाँ होगी? जीवन में होगी। DNA का डैमेज जीवन में चेक होगा, यहाँ से DNA डैमेज चेक करा जाएगा, उसके बाद आगे एस में भेजी जाएगी। ऐसा नहीं है कि DNA डैमेज ही आगे भेज देंगे। अगर डैमेज DNA आगे चला गया तो फिर वो बस चला गया, फिर वो आगे जीन में आ जाएगा और वो कैरेक्टर आगे आगे प्रदर्शित होएगा, जो गलत होगा चाहे सही होगा। तो भैया ध्यान रखना, जीवन में DNA डैमेज चेक पॉइंट होते हैं। सवाल याद कर लेना, लिख लेना, DNA डैमेज चेक पॉइंट कहाँ पर होते हैं जीवन में। एस में भी होते हैं, वो तो अलग आगे बात करेंगे। तो डैमेज सही निकला, अगर तो मान लो डैमेज नहीं निकला या निकला तो उसको सही कर देंगे और सही करके उसको आगे भेज देंगे यहाँ पर। अब ऐसा अवस्था आ जाती है। ऐसा अवस्था में ध्यान रखना, जीवन अवस्था के अंदर जो कोशिका है वो नए नए कोशिकांग बना रही होती है, कोशिकांगों का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, कोशिकांगों का निर्माण चल रहा होता है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। फिर आपकी कोशिका इस प्रावस्था में आ जाती है। इस प्रावस्था में आने के बाद मेन बात आपको जो ध्यान रखनी वो DNA की कॉपी है, ठीक है। दूसरा, DNA को स्टेबल रखने के लिए कुछ प्रोटीनों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आप समझ जाओगे आगे चलकर जब DNA पढ़ाऊँगा क्या है। तो ध्यान रखना, DNA को स्टेबल रखने के लिए हिस्टोन प्रोटीन बनानी पड़ती हैं। वो भी कहाँ बनती हैं? एस फेज में ही बनती हैं, एस अवस्था में बनती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि मान लो ये गुणसूत्र पीछे से आया था, ठीक है जी, एक गुणसूत्र आया था पीछे से, आए तो होंगे पता नहीं कितने, हम तो एक मान रहे हैं, और यहाँ इसका DNA दुगना हो गया। तो भाई ध्यान रखना, DNA दुगना होने का मतलब ये नहीं है कि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई है। यदि इसमें DNA, पहले गुणसूत्र में DNA की मात्रा C है, तो भाई आगे वाले के अंदर DNA की मात्रा 2C है,
गुणसूत्रों की मात्रा नहीं बढ़ी है, इसे दिमाग में रखना है आपको बहुत ज़रूरी। डीएनए द्विगुणन के पश्चात केवल डीएनए की मात्रा बढ़ती है, आपके गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, समझ के रखनी है। केवल एक ही गुणसूत्र रहेगा और गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। 2C होगा तो 4C हो जाएगा, C है तो 2C हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अगली बात है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या ना बढ़ा देना। अगर गुणसूत्रों की संख्या यहाँ 2n है पीछे, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ भी 2n ही होगी, गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट बात है ये, आप याद रखोगे, ठीक है जी। दूसरी बात, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपका तारक काय होता है, और तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ध्यान रखना, आपकी जो एस प्रावस्था होती है इसमें तारक काय यानी सेंट्रियोल का द्विगुणन, सेंट्रियोल भी अपनी कॉपी बनाता है। सवाल लेकिन क्या फंसता है कि तारक काय का विभाजन तो होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, और डीएनए का विभाजन जो होता है वो केंद्रक द्रव्य के अंदर होता है। तो ये गलती ना हो, तारक काय कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली संरचना है, जबकि डीएनए केंद्रक के अंदर होता है। तो डीएनए की जो द्विगुणन होगा वो केंद्रक के अंदर होगा, और तारक काय का द्विगुणन जो होगा वो केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी कोशिका G2 प्रावस्था में आ जाती है। ध्यान रखना, डीएनए की कॉपी के दौरान अगर कोई गलती होती है तो गलती सुधार के आगे भेजा जाएगा G2 अवस्था में। G2 में सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोशिका विभाजन की अंतिम तैयारी यहाँ पर हो रही होती है, वास्तव में जो पूरी तैयारी होती है वो यहाँ पर होती है G2 में। कोशिका वृद्धि कंटिन्यू चलती रहेगी। सवाल आएगा आरएनए बनते हैं क्या, आप कहोगे जी। सवाल आएगा प्रोटीन बनती हैं क्या, जी। आपसे वो मेन सवाल जो पूछा जाता है, तर्कु तंतु प्रोटीन कौन सी अवस्था में बनती हैं। ध्यान रखना, तर्कु तंतु प्रोटीन G2 में बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तर्कु तंतु प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन। आप तर्कु क्या होता है ये आप आगे समझोगे। एम अवस्था जो है, एम अवस्था के दौरान हमें तर्कु तंतुओं की जरूरत पड़ती है, वो आप आगे समझ जाओगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा तर्कु तंतुओं की प्रोटीनों का निर्माण किस जगह पर होता है, तब आपका उत्तर होगा कि भैया तर्कु तंतुओं की प्रोटीनों का निर्माण जो है वो G2 में होता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ G2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये आपको याद रखना है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब होता ये है कि भैया आपकी G2 अवस्था के बाद आपकी कोशिका तैयार हो जाती है M अवस्था में जाने के लिए। M अवस्था यानी सूत्री विभाजन आपका जो होगा, मेन जो विभाजन है वो आपका क्या है, यही है M ही, मतलब मेन जो कोशिका विभाजन है वो आपका M ही होता है। पूरी कोशिका जो ये चक्र है पूरा आपका, ये कंट्रोल में रहता है। तो दो चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं। ये सवाल वैसे तो कभी आते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें पूरी कोशिका को, चक्र को कंट्रोल कर रही होती हैं। वो चीज़ें जो होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि एक चीज़ तो होती है CDK और एक होती है साइक्लिन। देखिए, साइक्लिन एक प्रोटीन है और CDK एक एंजाइम है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसको कहते हैं। आप बस इतना याद करो, ज़्यादा हो जाएगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम साइक्लिन प्रोटीन से एक्टिव होते हैं। अलग अलग टाइप की साइक्लिन होती हैं, G1 साइक्लिन, S साइक्लिन, G2 साइक्लिन, M साइक्लिन, इस तरह से, ठीक है। तो ये साइक्लिन जो होती हैं आपकी, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करती हैं, जिससे कि वो फर्दर जो एंजाइम होता है वो आपका आगे काम करता होता है। तो ध्यान रखना यार, ये साइक्लिन्स जो होती हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीनों का काम होता है ये अपने एंजाइम को एक्टिव करती हैं। फिर जितना भी इवेंट है, जैसे मैं कह रहा था डीएनए डैमेज है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, कन्वर्जन है, एक अवस्था से अगली में जाना आना जाना जो है, ये सारा आपका CDK एंजाइम पर डिपेंड करता है। तो CDK ही फर्दर फिर आगे एक्टिवेट करते हैं चीज़ों को, और जिससे कि कोशिका जो है अलग अलग प्रावस्था में जाती होती है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। अब ऐसे आएगा नहीं सवाल ये, लेकिन थोड़ा सा आगे का सवाल है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर पूछ लिया तो ठीक है।
उसके बाद आपकी एम अवस्था, तो भैया एम अवस्था को हम पूरा करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं यही वाला पार्ट जो जीवन G2S तक का, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ये लिखा हुआ जो है आपकी बुक के अंदर। यहाँ लिखा है कि सूत्री विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है। भाई ये ध्यान रखना, सूत्री विभाजन एम अवस्था को कहते हैं यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। फिर लिखा है कि भैया उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है और अंतरावस्था दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच होता है। तो बिल्कुल सही है, अंतरावस्था एक एम फेज होगी, उसके बाद फिर एक अंतरावस्था आएगी, फिर एम आएगी, फिर अंतरावस्था आएगी, तो कंटिन्यू है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे होती है, जिसमें से एम अवस्था 1 घंटा होती है। तो ये सवाल हमें मिल गया है इंपॉर्टेंट वाला कि भैया एम परावस्था कितनी देर चलती है, 1 घंटा। ये याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक होती है, पता है हमें। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक में विभाजन कैरियोकाइनेसिस, मतलब वही एम अवस्था 2 भागों में बटी होती है। एम में पहले केंद्रक विभाजन होता है जिसमें कि जो संतति गुणसूत्र पृथक्करण के समतुल्य होता है, और इसका कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब ठीक है, 2 पार्ट में आपकी एम फेज होती है, ये बता रहे हैं। एक तो आपका कोशिका विभाजन होता है, मतलब सॉरी, एक तो आपका केंद्रक विभाजन होता है, एक आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था कहते हैं। भाई ध्यान रखना, कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि ये तो कोशिका विभाजन नहीं करती, यहाँ पर खाली बैठी रहती है, तो उन्होंने कहा कि ये तो विश्राम प्रावस्था है। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन इसे कहते हैं, ये करती है। अब ये बता रहे हैं G1S G2 क्या है, तो भैया पहले लिख रहे हैं ये पश्च सूत्री अंतराकाल प्रावस्था जीवन। ओहो कितना खतरनाक, मतलब ये कह रहे हैं कि पोस्ट एम फेज, मीन्स टू से दैट पोस्ट एम का मतलब होता है एम के बाद आई है, तो ठीक तो है, मतलब पश्च सूत्री मतलब पोस्ट एम, प्री एम एम से पहले, पोस्ट एम एम के बाद, तो भैया ये एम के बाद आई होती है। समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच होती है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाती रहती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता, वो हमें पता है, एस प्रावस्था में करेगा। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण होता है, पता लग गया, कॉपी होती है। इंपोर्टेंट है ये। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। भाई ध्यान रखना, डीएनए 2C से 4C हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या ना बढ़ा देना, डीएनए बढ़ेगा बस। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। भाई इसको इतना बढ़िया करके मार्क करो, काला कर लो इसको, ये पेपर में आएगा, ये बस ये लाइन आएगी, ये इससे सवाल पूछा आएगा, ध्यान रखना। गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती, केवल डीएनए बढ़ता है, ठीक है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2N गुणसूत्र हैं, तो एस प्रावस्था में भी उतने ही रहेंगे जितने थे। प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही ये भी मैंने बता दिया, तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होता है। तो ध्यान रखना, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल जो होता है वो कोशिका द्रव्य में विभाजित होता है, जबकि डीएनए केंद्रक के अंदर विभाजित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दोनों नीट में आएगा, कभी कहो फिर बताया था सर ने, बताया था मतलब मैंने तो। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। तो भैया बिल्कुल सही है। तो प्रोटीन कौन सी, वो भी हमें पता है, तरगु तंतु प्रोटीन, पीछे लिख दिया है, याद कर लेना, ठीक है। फिर लिखा है प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका, तो हमें पता है भैया कुछ कोशिकाएं जो हैं यदा कदा विभाजित होती हैं कभी कभार। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ कोशिकाएं केवल तब G0 से पलटकर जीवन में वापस आ जाती हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो G0 से जीवन में आ जाएंगी। ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में जाती हैं, जिसे शांत अवस्था G0 कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्विसेंट स्टेज। तो ध्यान रखना यार, क्विसेंट स्टेज पूछ लेंगे आपको कहाँ होती है। तो क्विसेंट स्टेज इज अ G0 स्टेज। G0 में आपकी कोशिका मरती नहीं है, ध्यान रखना, बहुत मारूंगा बाद में नहीं करके आओगे तो, मरेगी नहीं। जब जीवन एंड हो जाएगी तो वहाँ से इसके पास 2 भविष्य होते हैं कि या तो भाग लो या रह लो, या विभाजित कर जाओ, तो ये बाहर भाग जाती है। इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन यह विभाजित नहीं होती, इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ अपवाद है जहाँ पर हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिकाएँ जिनमें गुणसूत्र जोड़ों में नहीं पाए जाते, वहाँ भी समसूत्री विभाजन होता है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियाँ, भैया ध्यान रखना, इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रोन होता है, मधुमक्खी में नर जो होता है उसे ड्रोन कहते हैं, उसमें
16 गुणसूत्र होते हैं और जो आपके द्विगुणित नहीं होता। तो उसमें जब आपके युग्मक बनते हैं तो युग्मकों का निर्माण वहाँ सूत्री विभाजन से होता है। जो आपके अगुणित जीव जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन के दौरान आपका जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है वो इसी से पूरी होती है, सूत्री विभाजन से ही। क्योंकि सूत्री विभाजन से जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ती है ना कम होती है, उतनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, हम आगे जाकर सीख लेंगे। लिखा है इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं दुगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए 11वीं कक्षा में कुछ पढ़ा होगा आपने, पता नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे ये आपको पीछे का सारा। तो भाई वहाँ ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, वहाँ समझेंगे हम जाकर के, ठीक है ना। तो रहेगा आज की वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेगा आपको सूत्री विभाजन, फिर मिलेगा अर्धसूत्री विभाजन। भैया बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बोर्ड पर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, बोर्ड वाले जो कॉन्सेप्ट है जब बोर्ड पर पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ भी मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा। यहाँ भी आपको नीट की तैयारी यार, क्योंकि नीट की तैयारी यार एनसीईआरटी से होती है, ये थोड़ी समझ लो, जल्दी समझोगे जल्दी पास हो जाओगे। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम बता देंगे वही सवाल होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट नहीं सकती उसको। 90 के 90 क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहाँ से हम बोल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम इतने सालों से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, तो अभी हमें लगा कि अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए जो हमारे जैसे हैं, मतलब हम भी वहीं से निकल कर गए थे जहाँ से आप आए हो। तो भैया देखो चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेहनत करेंगे पूरी भयंकर। कमेंट में यार लिख देना कुछ एक आधी बात, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये सब कहना होता है, करोगे तो तुम वही जो नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर देना, एक बटन दबाने से कुछ घिस नहीं जाएगा यार, प्लीज़ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।